हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अभी जो सीज़न चल रहा है काफ़ी डीमोटिवेटिंग और एक नेगेटिव माहौल है। फेलियर इज़ समथिंग कि हर किसी को उससे गुजरना पड़ता है। आज एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम मैंने क्रैक करके रखा है, उसमें ठीक ठाक रैंक ला के रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि फेलियर से कभी हमारा सामना ही नहीं हुआ। दोज फेलियर्स आर द वेरी रीज़न कि मैं यहाँ पे हूँ, फॉर द गुड एंड बैड। एंड ऐसी चीज़ें हैं कि फेलियर इज़ समथिंग जो आपको टेस्ट करता है हर प्रकार से। फेलियर विल टेस्ट कि आप किस मिट्टी के बने हो, मैं बार बार बोलता हूँ। फेलियर विल टेस्ट कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कितने सपोर्टिव है। फेलियर्स विल टेस्ट कि आपका रिलेशनशिप कितना स्टेबल है। एंड फेलियर्स विल ऑल्सो टेस्ट कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव अपने लाइफ को लेके। क्या आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, क्या आप बहुत ही पेसिमिस्टिक पर्सन हो, क्या आप एक वॉरियर इंसान हो, या क्या आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा चाहता है अपने लाइफ में, और कोई भी बुरी चीज़ होती है तो एक कांच की तरह टूट के बिखर जाता है। दिस इज समथिंग दैट फेलियर टेस्ट। तो आज हम लोग करेंगे फेलियर का पोस्टमार्टम। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लान भी क्या हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के जो मेन एजेंडा रहेंगे दैट विल बी, पहला तो एक्सेप्टेंस फेलियर का, वो आना चाहिए। दूसरा, एक एनालिसिस होना चाहिए कि भाई फेल हो गए ठीक है, लेकिन फेल क्यों हुए, ऐसे क्या रीज़न थे कि सब कुछ सही चल रहा था, साल भर सब चीज़ करी और चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। तीसरा, फेलियर्स का पॉजिटिव्स देखना चाहिए। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान ली है या पूरी की पूरी जंग हार ली है। अगर एक बर्फ़ की सिल्ली है और आप -10 डिग्री में खड़े हैं और इसको आप हीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मेल्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और आप -1 डिग्री सेल्सियस में गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप -1 डिग्री सेल्सियस में गिव अप कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वर्क नहीं किया। और आप -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में इस पर्टिकुलर बर्फ़ की सिल्ली को पिघलते हुए देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका -1 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने वाला ही सबसे महान एफर्ट था और -10 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस तक ये जो आपने एफर्ट किया वो वेस्ट हो गया। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। फेलियर के साथ भी वो सेम चीज़ है। और उसके बाद जब सब कुछ वर्क नहीं कर रहा है, चीज़ें आपके रेंज के बाहर जा रही हैं, आपको भी इमोशनली मेंटली दोनों पता चल चुका है, तो प्लान भी क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस देखते हैं। तो एक्सेप्टेंस का देखो, कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस तरीका नहीं बताऊंगा। जैसा कि यूजुअली मैं बातें करता हूँ आपसे, इन कह सकते हैं कि नीर स्टाइल में, तो मैं यही बोलूँगा कि जस्ट एक्सेप्ट यू फेल्ड। जस्ट एक्सेप्ट। फेल हो गया तो हो गया, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, सब कुछ फिक्स है। चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल जीतना फिक्स ही था। रविंद्र जडेजा कहाँ से मारेगा लास्ट के 2 बॉल में 10 रन, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट, है ना। इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट वे आई विल से कि भाई तो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो हो गया, जस्ट एक्सेप्ट इट, है ना। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है कि मैं तेरा सर अपने कंधे में रख के तेरे को कंसोल करूं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही है सिस्टम ही बेकार है, कुछ नहीं होता। रियलिटी है कि भाई तेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, तेरे पास जॉब नहीं है, योर लाइफ इज़ प्रैक्टिकली द सेम। और बीइंग द मिडिल क्लास पर्सन डेट यू आर, ना तो मजदूरी कर सकता है, ना तो दुकान में जाके बैठ सकता है, ना तो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। योर पेरेंट्स आर नॉट दैट पुअर कि तुमको बहुत ही लो लेवल का या फिर बहुत ही कम पेइंग जॉब करने पड़े, और योर पेरेंट्स आर नॉट दैट रिच कि तुमको वो सब चीज़ दे दें जो तुम्हारी उम्र का एक वेल सेटल्ड लड़का कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक, द रियलिटी इज़ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, आपकी लाइफ की सिचुएशन प्रैक्टिकली सेम है, और यहाँ से इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इससे जो आगे जाने की रास्ता है वो आपको पता है कि आपके मेहनत से ही होके गुजरेगा, आपके किताबों से ही होके गुजरेगा। तो जैसा भी जो भी है, जस्ट एक्सेप्ट कि यू हैव फेल्ड। अब आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक, कई लोगों के लिए काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाता है कि आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो। अगर आप इंजीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स के दम पे आप पूरा चीज़ें जीत लोगे।
आपको हिस्ट्री रटना ही पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रटना ही पड़ेगा, संधि समास रटना ही पड़ेगा, पेपर 7, 6 करंट अफेयर सब रटना ही पड़ेगा। आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो, आप हो सकता है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से होगे, बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग होगा आपका, आप एक ही बार में सारे मैथ्स के क्वेश्चन बना डालते हो, सारी चीज़ रट डालते हो, आप पैक्ट्स या फिर टॉपिक्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो एक दूसरे से, तो इट डजेंट मैटर, स्टिल यू फेल्ड, है ना। आपका मैथ्स धरा का धरा रह गया, आपकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई, आपका नोट्स बनाने का तरीका, आपका अवेयरनेस, आपका फैमिली का वेल सेटल्ड बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके टीचर का भरोसा, आपके टीचर का आपके क्लासरूम में ये कह देना कि ये लड़का तो पक्का CGPSC टॉप करेगा, डिप्टी कलेक्टर के लायक है, ये सब धरा का धरा रह गया। सो इट डज़ नॉट मैटर, यू आर नॉट गॉड्स स्पेशल चाइल्ड ना, सिर्फ आम इंसान हो, हाड़ मास का बना हुआ एक मामूली सा इंसान हो जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी मेहनत है जिससे वो अच्छा कर सकता है। तो यू हैव टू वर्क लाइक एवरीबडी एल्स, जैसे बाजू में मेहनत कर रहा है वैसे आपको भी करना पड़ेगा। अगर बाजू वाली बच्ची हिंदी मीडियम से है, उतने अच्छे कॉलेजेस से नहीं है जहाँ से वो है, और उसको मैथ्स नहीं बनती है और वो 12 घंटे पढ़ रही है, और आप बहुत ब्रिलियंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम 6 घंटे में करके चले जाओगे। यू हैव टू मैच उसका टाइमिंग, यू हैव टू मैच हर डेडिकेशन। वो 12 घंटे पढ़ रही है तो तुमको 12 घंटे 5 मिनट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के सोशल मीडिया जनरेशन में मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ फेयरी टेल और वेब सीरीज, देयर इज़ नो कम बैक समटाइम्स, है ना। हर कोई मतलब कह सकते हैं कि अभिलाष नहीं होता है जिसके साथ अचानक से 2 अटेम्प्ट और मिल जाते हैं और वो क्लियर कर जाता है। लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज स्टोरी। ये कईयों के साथ होता है, हो सकता है आपके साथ भी हो। तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, फेरी टेल होगा, वेब सीरीज टाइप का स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपकी लाइफ की। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड एंड अनटिल अनलेस यू एक्सेप्ट दीज 3 फैक्ट्स कि फेल हो गया हूँ, गॉड गिफ्ट नहीं है, मुझे भी बाकियों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस थिंग्स गेट डार्क, लाइक रियल डार्क, ठीक है। चीज़ें बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है, एंड दैट इज़ द फैक्ट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं क्या एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, मान लो अगर कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको वीक एरियाज स्पॉट करना चाहिए। वीक एरियाज कैसे स्पॉट करते हो? अगर 1 डे एग्ज़ाम है तो उन 100 क्वेश्चंस को आप देखो कि इसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए, कितने आपने कह सकते हैं कि सही किए। जो सही किए हैं वो आपका लकी एरिया या फिर स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। जो आपने गलत किए हैं वो हो सकता है या तो सिली मिस्टेक है या तो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो। और जो आपने छोड़ दिए हैं तो वो देखो कि वो कौन से डोमेन में आते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आने चाहिए थे लेकिन आपके पास वो ज्ञान नहीं था तो वो नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पोर्शन, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन ना आपको आने चाहिए ना आपसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत ही रेयर डेटा पूछ लिया, ठीक है। मान लो अगर उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इशूड इन छत्तीसगढ़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर इतना इतना, कहाँ से बताओगे, ठीक है। तो उसको बांटो। तो प्रीलिम्स में अगर फेल हो गया तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया। तो उससे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे छत्तीसगढ़ जीएस में कुछ 2-3 कॉमन टॉपिक्स हैं, उससे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया जीएस में मैं कम अटेम्प्ट कर रहा था। तो इंडिया जीएस से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब इंडिया जीएस पे फोकस करना है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिया जीएस में जो करंट वाला पोर्शन है वो मैं थोड़ा सा डील नहीं कर पाया था। और कह सकते हैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है मैं नहीं डील कर पाया था। तो यहाँ से मैंने प्रिपेयर करना चालू किया कि कहाँ कहाँ वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद देख लो ऐसा कौन सी सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक मतलब आपकी प्रिपरेशन तो पूरी थी लेकिन उस एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसा हो गया कि आपको वो जमा नहीं। तो दूसरी चीज़ ये कि सिली मिस्टेक्स देख लो क्या है। तीसरा, अगर मान लो सब चीज़ ठीक ही था लेकिन ज्ञान की कमी थी, आपकी सिंसियरिटी की कमी थी, आप फोकस नहीं थे, आप सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और सब चीज़ वेब सीरीज़ की तरह होगी, अचानक से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बारिश होगी और बाहर आ जाएगी, इस प्रकार से अगर आप सोच रहे थे तो देख लो, समझ लो उसको भी कि हो सकता है आपकी सिंसियरिटी या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप
अपना रिजल्ट ख़राब कर दियो। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब ये है कि फेल हो गए हो तो उस पूरे पेपर को निकालो। प्रीलिम्स है तो उन 100 क्वेश्चन को निकालो, और मेंस है तो उन सातों पेपर को निकालो, देखो कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई। तो वैसे मान लो अगर हम मेंस के किसी टेस्ट सीरीज को निकालते हो, मेंस के किसी एक्चुअल पेपर को निकालते हो अपने सीजीपीएससी के, तो उसमें देखो एक आध क्वेश्चन में आपको 8 में से सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं। ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें 8 में से आपको 6.5 मिले। तो देखो इस 3 और 6.5 नंबर में डिफरेंस क्या है। फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है, कंटेंट का डिफरेंस है। क्या एक में आपने बहुत अच्छे से मैप बनाया था, क्या एक में आपने पॉइंट्स कम लिखे थे जिसके कारण मार्क्स कट गए। तो इन सबको देखो, ठीक है। तो ब्रेक डाउन योर फेलियर, क्योंकि सेम मिस्टेक्स बिना क्लैरिटी के आप फिर से अटेम्प्ट देने वाले हो तो इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग a different result by doing the same things all over again, then that is not right. आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई फेल हुए तो हुए क्यों, कहाँ पे दिक्कत हो गई, कौन से पोर्शन में दिक्कत हो गई। एक एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। जहाँ पे अच्छे नंबर मिले हैं उसको एक पेपर में ग्रीन पेन से लिखो, जहाँ पे नंबर कटे हैं वहाँ पे एक पेज में रेड पेन से लिखो। जस्ट एनालाइज एवरीथिंग। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई चीज़ें हो रही है लाइफ में तो क्यों हो रही है। लूडो थोड़ी ना खेल रहा हूँ कि 5 के बाद 4 आ गया तो आ ही जाएगा, कभी 5 के बाद 1 आ गया तो आ ही जाएगा। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना, तो उसको आप ब्रेक डाउन करिए। उसके बाद फेलियर इतनी भी डार्क नहीं होती है, जस्ट ट्राई टू लुक एट द लाइटर साइड। वो कहते हैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छा प्रोवर्ब है कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। तो इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो इट्स अ जर्नी, इवन इफ यू वोंट रीच द डेस्टिनेशन यू ट्रैवल्ड एंड हैव कम फार, है ना। कॉलेज के बाद कुछ नहीं था यार, ना आपके पास, ना आपको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आती थी, ना गेट फाइट करने जितना आपने पढ़ा था, ना कैट फाइट जितना पढ़ा था, है ना। ऐसे कोई रिसोर्सेज थे नहीं, अवेयरनेस थी नहीं कि यूपीएससी करते, ना एमबीए करने का कुछ बहुत ज़्यादा शौक था अपने को, है ना। तो ऐसा था कि हमको ये चाहिए था कि भाई अपने स्टेट में नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए हमने तैयारी चालू करी, सीजीपीएससी व्यापम जिसकी भी आपने तैयारी चालू करी होगी। तो जस्ट ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव्स कि वो कॉलेज वाले आपके वर्जन से अभी वाला जो वर्जन है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक, तो सबसे पहले तो यही है कि चलो फेलियर हुआ और वो बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो गए, आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो एक बार सिलेबस कवर हो गया तो नेक्स्ट टाइम में उतनी परेशानी नहीं होगी, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा, आई नो व्हाट थिंग्स गो ऑन द एग्जाम डे। अब आप फालतू टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं पढ़ोगे, आपको पता है सीजीपीएससी का पैटर्न कैसा है, व्यापम का पैटर्न कैसा है, आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करोगे और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आपको पता है आपको कौन सा स्टडी मटेरियल काम करता है, कौन सा स्टडी मटेरियल काम नहीं करता है, तो आप मार्केट में वो मिस्टेक्स नहीं करोगे जो एक फर्स्ट टाइमर करता है, क्योंकि अब तो आप सेकंड थर्ड टाइमर हो गए हो ना, तो आप वो सेम बेसिक चीज़ें नहीं करोगे। जस्ट मेक श्योर कि आपके सीजीपीएससी जर्नी का 90% जो हार्डवर्क है अब हो चुका है, अब इसके ऊपर रिवीजन और रिफाइनिंग वाला ही काम होना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि पिछला एनालिसिस करके आपको ये तो समझ में आ जाए कि भैया क्रिटिकल मिस्टेक कहाँ रह गई थी। आप एनालाइज करोगे, क्या मिस्टेक्स है आपको समझ में आएगी। जब पहली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो अगले 7-8 महीने तक मेरे को पता ही नहीं चला था कि भाई क्या गलत हो गया मेरे साथ, है ना। मुझे तो लग रहा था यार सब कुछ सही है, और 129 नंबर कट ऑफ गया था, मेरे 126 127 आ रहे थे, तो मेरे को लग रहा था यार सब कुछ तो सही गया था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। फिर दिसंबर को एक दिन मैं पढ़ रहा था, फॉर्म आ चुका था, फरवरी में फिर से प्रीलिम्स था, तो दिसंबर में रात में एक दिन ठंडी रात में बाइक चलाते हुए ना बीच में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार नीर एक चीज़ है जो हमने गलत करी, डैट इज़ कि सेफ जोन में खेला, है ना, अपने आप को पुश नहीं किया। ऐसे कई क्वेश्चंस थे जो बन सकते थे लेकिन उनको बनाया नहीं, है ना। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक शातिर दिमाग होता है जो उस क्वेश्चन को तोड़ ताड़ के बना लेता है, वो अपने होते हुए भी अप्लाई नहीं किया। वो चीज़ था, वो चीज़ रियलाइज़ हुई, अगले दिन आया, मैंने उसमें वर्क किया 1.5-2 महीने, और 2019 के प्रीलिम्स में जो पेपर 1 है जीएस का, उसमें 157-158 आए, है ना। मतलब जो 140 गया था कट ऑफ, उसमें 157-158 आए, और सीसेट में रिकॉर्ड तोड़ नंबर 177-178 आए, है ना। तो मतलब उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई कंफर्ट जोन में नहीं आना, जितना पुश होना चाहिए उतना हुआ।
एंड वो दिन है और आज का दिन है कि हर बार जो प्रीलिम्स है 10-10 नंबर 15-15 नंबर टॉप से निकला है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि क्लैरिटी आ जाती है, अपने आप क्रिटिकल मिस्टेक जान जाते हो तो थिंग्स बिकम रियली ईजी। चौथा चीज़ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि नीट तो फोड़ देगा, काफ़ी माहौल चल रहा है, ये लड़का अच्छा पढ़ेगा। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बोलता था कि भाई तू राजा बनेगा, है ना, हमेशा बोलता था मुझे आके भाई तो राजा बनेगा इस बार। और जब प्रीलिम्स नहीं निकला ना, तब एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था कि भाई आप राजा नहीं हो, रंक हो, है ना। कुछ नहीं होने वाला है, जितना दिमाग लियो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मेहनत करनी है, मेहनत के ही दम पे आगे जाना है ना। आई पर्सनली थिंक कि आई एम रियली गॉड गिफ्टेड, लेकिन उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि भाई गॉड गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। आई जस्ट हैव टू वर्क हार्ड लाइक एवरीबडी एल्स, ठीक है। एंड पॉजिटिव के बाद इतना सब चीज़ होने के बाद एक माइंडसेट बन जाता है, एक कहीं ना कहीं अंदर एक भावना आती है कि अगली बार आई विल बी अनबीटेबल। ये भावना आ जाती है कि रण में राजा एक ही होगा, वो होंगे हम, है ना। ये एक भावना आ जाती है अंदर से, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव इस फेलियर का, ठीक है। क्या सीखा, क्या गवाया, ये सब पता चल जाता है इस पॉजिटिव से। नेक्स्ट, जब सब कुछ पता चल गया तो गेट दोस क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग, है ना, रीस्टार्ट अगेन, लेट्स बिगिन अगेन। तो इसमें बेसिकली क्या करता है आदमी कि प्रीलिम्स में जो जो आपने मिस्टेक करी थी वो आप सुधार लोगे। मेरे केस में यही था कि सब कुछ सही था, लेकिन मैं कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जा रहा था। और क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो बहुत बना लिए, इतना थोड़ी ना बना पाएंगे बाकी लोग, हम लोग तो भाई हीरो हैं, हम तो बनाएंगे, इतने क्वेश्चन बना लिए काफ़ी है, लोगों से ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसके बाद से मैंने अब खुद को पुश करना स्टार्ट किया, एंड हर जगह प्रीलिम्स और मेंस में मैं पुश किया, एंड आई रियलाइज कि यार बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देगी। तो वो सब चीज़ में मैंने वर्क किया। प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में क्रिएटिविटी लाई, मेंस के आंसर राइटिंग में क्रिएटिविटी लाई, ठीक है। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आज जितनी भी आंसर कॉपीज जो मैं देखता हूँ, उसमें मुझे अपनी आंसर राइटिंग की झलक दिखती है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि छत्तीसगढ़ में आज CGPSC में जो आंसर राइटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मैं उसको देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दैट इज़ माई क्रिएटिव जूसेस दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू योर आंसर शीट्स। मैंने स्ट्रगल करके उस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग फॉर्मेट को डेवलप किया है ना। वो मेरे दिमाग की उपज है कि 1 लाइन 1 पॉइंट, ये क्या है, वो क्या है। तो ये सब चीज़ें तभी आई थी जब ये जो पॉजिटिव्स थे ना, कि ये एनालिसिस करने के बाद, ये पॉजिटिव्स में अनबीटेबल वाली फीलिंग के बाद, रियलिटी चेक के बाद, तब ये क्रिएटिविटी निकली थी, और तब जाके आज वो आंसर राइटिंग स्टाइल बना है, विच आई कैन प्राउडली से कि उसमें बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा रहा है। तो दिस इज समथिंग कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, तब फ्लो करती है ना। जब जब सूखा पड़ता है ना, तब आदमी को रियलाइज होता है कि ज़मीन में खोदने से भी पानी मिल सकता है। जब बाढ़ आई होगी तब किसी को नहीं लगेगा कि पानी ज़मीन के अंदर भी हो सकता है करके। अगर बहुत अच्छा है तो बढ़िया आराम से झरने से पी लिए, है ना, फल खा लिए, नारियल पी लिए, सबको लगता होगा ज़मीन के ऊपर ही है भाई पानी। लेकिन जब विपत्ति आती है ना, तब आदमी ये सब क्रिएटिव चीज़ें करता है कि ज़मीन के अंदर पानी ढूंढना, कैक्टस को काट के पानी पीना। अगर आप बहुत ही ड्राई एरिया में हैं तो हो सकते हैं कि आपने जो ऊँट या फिर गाय पाल के रखी है, तो कई अफ्रीकन ट्राइब्स होते हैं कि उनका ब्लड पी जाते हैं, है ना, प्यास बुझाने के लिए। तो दिस आर द क्रिएटिव जूसेस दैट विल फ्लो इन क्राइसिस। तो जस्ट रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। और प्लान बी का क्या सेंस है? देखो, प्लान बी में पहली बात तो मैं ये बता दूँ, देयर इज़ नो शेम इन नॉट बीइंग एबल टू क्रैक एन एग्ज़ाम। हज़ारों एग्ज़ाम रोज़ होते हैं इंडिया में, और हज़ारों में से कई करोड़ों लोग वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या उनके घर में पैसा नहीं आ रहा है? क्या उनके शादी नहीं हो रही है? क्या उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं? क्या वो फैमिली सेटअप नहीं कर रहे हैं? क्या वो कार नहीं ले पा रहे हैं? क्या वो घर नहीं बना पा रहे हैं? क्या वो खुश नहीं है अपने लाइफ में? सब है ना। अपने मोहल्ले में निकल के देखो ना, लेफ्ट वाले घर में देखना, राइट वाले घर में देखना, कितने लोग CGPSC हैं, कितने लोग डिप्टी कलेक्टर हैं, कितने लोग ACF हैं, कितने लोग DSP हैं? कोई नहीं है। फिर भी आपके ही जितने बड़े घर में वो भी बना लिया उतना बड़ा घर। आपकी जितनी बड़ी कार है उसके पास भी उतनी बड़ी कार है। सो हैविंग अ प्रोफेशन डज नॉट मीन इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये प्रोफेशन में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गुलशन गुलशन हो जाएगा। और ये अगर
नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो देर इज़ नो शेम इन नॉट बीइंग एबल टू क्रैक एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम। मैं अपना पर्सनली आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आई फेल्ड ऑल माई एग्जाम्स इन माई लाइफ, है ना। हर एग्ज़ाम में CGPSC को छोड़ के मेरे एक्सपेक्टेशन और मेहनत के हिसाब से कभी मार्क्स नहीं आए, कभी मार्क्स नहीं आए, है ना, कभी भी मार्क्स नहीं आए। फिर से बोल रहा हूँ कि CGPSC इज़ द ओनली एक्सेप्शन जहाँ मुझे लगता था कि लाइक कि इस बार सब चीज़ें अलाइन हो गई, है ना। उसमें भी मतलब कह सकते हो कि इंटरव्यू में वैसे नंबर नहीं आए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएंगे, है ना। तो आई हैव बीन ऑलवेज बीन डिससेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट्स एक्सेप्ट वन टाइम। तो अपने आप को इस एग्ज़ाम के बेंचमार्क को लेके जज करना, अपने पोटेंशियल पे शक करना, ये तो मूर्खों वाली बात है। एवरी पर्सन हैज़ हिज यूनिक एबिलिटी एंड ही विल सक्सीड इन हिज ओन वे। ज़रूरी नहीं है एज अ सिविल सर्वेंट, हो सकता है एज अ बिजनेसमैन, हो सकता है एज एन एजुकेटर, हो सकता है एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजर, हो सकता है एज अ रियल एस्टेट टाइकून, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आई हैव फेल्ड ऑल माई एग्जाम्स इन माई लाइफ। एंड आज जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ, कॉलेज वाले फ्रेंड सर्कल को, स्कूल वाले फ्रेंड सर्कल को देखता हूँ, तो मैं अब ये प्राउडली कह सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन कि ट्रस्ट मी, आई एम इन सर्विस, और बहुत अच्छी जगह मैं जा सकता था। ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज का एक मेन स्ट्रीम हो गया है चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द लोग गवर्नमेंट जॉब में इसलिए आना चाहिए चाहते हैं बिकॉज ऑफ द इलिसिट इनकम, बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है इट्स एन ईजी मनी, इट्स एन ईजी अपॉर्चुनिटी, एक बार सरकारी जॉब लग जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए इसी प्रकार का अनएथिकल मोटिवेशन होता है सिविल सर्विसेज में आने का। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सर्विस में हूँ और ऐसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर्स में मुझे मिल सकती थी। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर कल परसों अगर कोई बिजनेस खड़ा करता मैं, अगर इस सर्विस में नहीं होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से चला पाता उस चीज़ को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टैलेंट का जो भरपूर इस्तेमाल है वो सर्विस में ही हो। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, हायर डिग्रीज में इंटरेस्टेड है, NGOs में इंटरेस्टेड है, वुमेन एम्पावरमेंट में इंटरेस्टेड है, हो सकता है कोई गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई मेकअप में इंटरेस्टेड हो, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, आप वो भी इक्वली उतने अच्छे से कर सकते हैं। आपको जो जमे आप वो करो। आज की दुनिया में इंटरनेट का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, यू कैन सक्सीड एंड लर्न एनी ऑफ द बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। आपको बस एक सेल्फ बिलीव चाहिए कि सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू विल सक्सीड इन एनीथिंग दैट यू परसू, है ना। एक बहुत ही फेमस कोट होता है मिडास टच, है ना, मिडास टच पढ़ा होगा आप लोगों ने लैंग्वेज में। मिडास टच का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सोने बनाने की क्षमता, छूते साथ सोना हो गया बोलते हैं ना। तो ये हर आदमी के अंदर होता है। लेकिन अगर आप एक मछली को ज़मीन पर रख के बोलो कि भाई तुम 100 मीटर्स का रिकॉर्ड तोड़ो, तो नहीं हो सकता ना। वो मछली पानी के अंदर ही अपना करतब दिखा सकती है। तो आपको रियलाइज़ करना है आप क्या हो, आप घोड़ा हो कि मछली हो, और आप पानी में हो कि ज़मीन में हो। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर प्लान बी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखो कि व्हाट कैन यू डू, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपके दोस्त ITs में हैं, है ना, IT कंपनीज में, तो उनके पास एक रेफरल ऑप्शन होता है कि वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये मेरा पर्टिकुलर मित्र है, आप ये हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, और आपको बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगी। आज की बात करूँ तो हमारे जितने भी दोस्त हैं सबके सब IT इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील किसी से रिफरल लेने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा रोजगार चाहिए ही तो सरकारी जॉब वाला झंझट छोड़ो, रिफरल लो एंड स्टार्ट वर्किंग इन एन IT कंपनी। ठीक है, अगर आपको प्रदेश के बाहर नहीं जाना है, टीचिंग ही करनी है, तो स्टार्ट टीचिंग इन सम कोचिंग, है ना। आप जिस कोचिंग से पढ़े हो वहीं पे बात करो कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है ना, मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ इस फील्ड से, वो कर लो। अगर आपका कोई दोस्त है जो ठीक ठाक स्टार्टअप में है, बिजनेस में है, तो उनसे मदद ले लो कि भाई थोड़ा सा देख लो मेरा हो सकता है नहीं हो सकता है।
तो जितने भी दोस्त बनाए हो जो आईटी कंपनीज़ में, उनसे रेफरल ले लो, या फिर जो टीचिंग फील्ड है, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हो, किसी भी ऐसे जगह जहाँ पे आप डिसेंटली 15 से 20 हज़ार आपको दे दे, या एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार दे दे, तो वहाँ पे यू स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ बीएड कर लो, क्योंकि बीएड करने से ऐसा होगा कि इतने ज़्यादा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रहे हैं कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगी। जर्नलिज्म की डिग्री कर लो, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क है ना, और कुछ PRIA ये व्यापम का आता है, इसमें जर्नलिज्म का डिग्री मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये हर किसी के पास नहीं होता। यहाँ पे आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आराम से सिंगल रेट रैंक टॉप 5 में आ जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड प्लान बी। इस पर हम लोगों ने बात कर ली है। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगता है कि क्लैरिटी के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ की जितनी भी चीज़ें हैं उसको राइट डाउन इन पेपर। ठीक है, एक पेपर में लिख लो। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो, एनालिसिस की बात हो, या फिर आपको पॉजिटिव्स की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, प्लान बी की बात हो, सबको एक पेपर में लिखते चलो, है ना। रूम बंद करो, पेन कॉपी उठाओ, फ़ोन वोन साइड करो, दूसरे रूम में स्विच ऑफ करके रख दो एंड स्टार्ट राइटिंग कि भाई क्या चीज़ है, क्या फील हो रहा है। और आधे घंटे 1 घंटे तक मतलब रूम ना छोड़ना, और बार बार उसको पढ़ते रहना, एडिट करते रहना, काटते रहना, छाटते रहना। यू विल गेट द रियलिटी, यू विल गेट द रियल पिक्चर कि वेदर टू स्टे इन द प्रिपरेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, और अगर सब कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो हाउ टू लुक फॉर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस। सब चीज़ को लिख के देखो, ठीक है। एंड इतना ही बताऊंगा, इतना ही बात करूंगा। आई होप कि आप समझ रहे हो क्या क्लैरिटी होनी चाहिए इस पड़ाव पे, जब चीज़ें अधर पे लटकी हुई हैं, आपको पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड वंस अगेन आई विल से कि देर आर मोर सेटिस्फाइंग जॉब्स आउट देयर, इवन हाई पेइंग, है ना। इसमें बहुत सारा सेटिस्फाइंग जॉब्स हैं। सिविल सर्विस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो आपको स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज, रिकग्निशन, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छी प्रॉपर्टी, संपत्ति ये देगी। देयर आर मैनी 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 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतनी जो क्लैरिटी जो मैंने आपको आज देने की कोशिश की है, आप उस बात को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। पेन कॉपी निकालिए एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन। 1 घंटे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।